हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा हेनरी फ्योल जी के 14 सिद्धांत। कि इन्होंने इन 14 सिद्धांतों के बारे में क्या कहा गया है, इन 14 सिद्धांतों का मीनिंग क्या होता है, पूरी डिटेल्स इन 14 सिद्धांतों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मुझे पता है स्टडी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। मैं आपको सब्सक्राइब करने या लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा। सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। हम सबसे पहले हेनरी फ्योल जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि हेनरी फ्योल जी थे कौन। तो ये हमारे एक फ्रांसीसी खनिज अभियंता थे, मतलब एक माइनिंग इंजीनियर थे। और एक उसके बाद क्या बने, वो एक उद्योगशील बनी, मतलब उन्होंने अपने बिजनेस चालू किए और बाद में एक क्या बने, सफल प्रबंधक बने। तो इनकी जर्नी कैसे हुई है, पहले माइनिंग इंजीनियर थे, बाद में उद्योगशील बनी, फिर क्या बने, प्रबंधक बने। इसलिए एक चीज़ आपको भी इनसे सीखनी चाहिए कि काम कहीं ना कहीं से चालू करना पड़ता है, फिर हमारे लाइफ का कोई उद्देश्य होता है, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने माइनिंग इंजीनियर का काम चालू किए, फिर बाद में ये महाप्रबंधक बन गए, मतलब प्रबंधन में अपनी महान भूमिका निभाई इन्होंने। संगठन में असंख्य प्रयोग और निरीक्षण करने के बाद 14 सिद्धांत विकसित किए गए और इनका प्रश्नीकरण उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में किया। देखिए, पहली बात कि जब ये हेनरी फ्योल जी एक संगठन में काम कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे असंख्य प्रयोग और निरीक्षण किए और उसके बाद इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत विकसित किए। और मैं आपको पहले ही बताया था कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनका जो निर्माण होता है प्रयोग और निरीक्षण के द्वारा होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं, प्रकृति क्या है, जो अगर आपने नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहाँ से देख लेना। तो उसमें मैंने बता दिया था। तो वैसे ये बनाए गए और इनका उल्लेख उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उनकी एक बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यहाँ पे इन्होंने बताए और इनके इस योगदान के कारण इन्होंने ये 14 सिद्धांत दिए। इनकी वजह से ये इनके फोटो है हेनरी फ्योल जी की। इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक प्रबंधन के जनक कहा जाता है। और इनके इन 14 सिद्धांतों को हम आज पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में आपको क्या याद रखना है कि आधुनिक प्रबंधन के जनक किसे कहते हैं और इनके बुक का नाम याद रख लीजिएगा आप, और ये कौन थे, इनके लाइफ के बारे में हमें थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम 14 सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं। ये हम 14 सिद्धांत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप हेनरी फ्योल जी के 14 सिद्धांत को एक स्लाइड में देख पा रहे होंगे। मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाना चालू करता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, बट मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और आपको ये सिद्धांत आपको फिर से कहीं नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो हम चालू करते हैं। पहला है हमारा कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या बोलता है कि संपूर्ण कार्यों को क्या कर दो, छोटे छोटे भागों में क्या कर दो, बांट दो। ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई क्रिकेट की टीम है तो वहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको सबकी अपनी अपनी एक भूमिका होती है। कोई बॉलिंग करता है तो कोई बैटिंग करता है, तो कोई विकेट कीपर होता है, तो कोई कैप्टन होता है, कोई वाइस कैप्टन होता है। मतलब क्या होता है कि वो पूरे कार्य को, क्रिकेट एक पूरा काम है तो उसे वो क्या करते हैं, बांट देते हैं आपस में। तो वैसे ही यहाँ पे भी हेनरी फ्योल जी ने बोले हैं कि अगर कोई व्यवसाय है तो उसके जो कार्य है उनको छोटे छोटे उपविभाग भागों में क्या कर दो, बांट दो, उसके उपविभाग बना दो, डिपार्टमेंट्स बना दो। जैसे तकनीकी विभाग हो गया, वित्तीय विभाग हो गया, व्यावसायिक विभाग हो गया, सुरक्षा विभाग हो गया, प्रबंधकीय विभाग हो गया। और एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी हम कार्यों को विभाजित करते हैं तो हमें कर्मचारी की क्षमता, कौशल्य और रुचि के अनुसार सौंपना चाहिए। मतलब हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन सा कर्मचारी किस तरीके से काम करता है, उसकी क्षमता क्या है, उसका कौशल्य क्या है, उसकी रुचि क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक कर्मचारी है जिसे मैंने कुकिंग का काम दिया, खाना बनाने का काम दिया अपने संगठन में, तो क्या हुआ, अब उसे पसंद नहीं है वो चीज़, तो वो काम देना उसके लिए गलत हो जाएगा। उसको जो पसंद है उसे दीजिए, वो काम दीजिए, उसका कौशल्य, क्षमता और रुचि के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। ऐसा हेनरी फ्योल जी ने यहाँ पे बताया है। और इनके अनुसार एक और बात की गई है कि कार्य विभाजन के कारण आप अपेक्षित उत्पादन स्तर प्राप्त करना संभव होता है। कि अगर आप कार्य का सही विभाजन करते हो तो जो आप उत्पादन स्तर चाहते हो, जितना आप उत्पादन करना चाहते हो, तो उतना उत्पादन आपको हो सकता है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सिद्धांत अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। तो ये क्या बोलता है कि जब प्रबंधक निर्णय लेता है, जो प्रबंधक निर्णय लेता है तो उसमें कुछ अधिकार होते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो कर्मचारियों को उनका कार्य सौंपते हैं। तो इनका बोलना है कि जब हम किसी व्यक्ति को कार्य सौंपते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ अधिकार ही देने चाहिए। मान के चलिए, मतलब ये बात बहुत सिंपल है कि अगर मैंने आपको काम, जस्ट लाइक मान के चलिए मेरा व्यवसाय संगठन है और कोई व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है, तो उसे मैंने अगर कोई काम बताया हो तो उसके साथ साथ मुझे कुछ अधिकार देने चाहिए ताकि वह व्यक्ति क्या कर सके, उस काम को अच्छे ढंग से पूरा कर सके। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं बहुत आसान लैंग्वेज में कि अगर हम किसी व्यक्ति को कोई काम देते हैं तो हम उस काम के साथ साथ उस व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार देने चाहिए जो उसके काम से जुड़े होने चाहिए। एक और याद रखिएगा, उसके दायित्व से जुड़े होने चाहिए, उसके काम के साथ जुड़े होने चाहिए, ताकि वो अपनी भूमिका जो उसका उत्तरदायित्व है वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अनुशासन का सिद्धांत। देखिए, अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो कर्मचारियों में क्या करती है, आदर और आदर का पालन करना, अनुशासन बनाए रखना, मतलब एक सही गतिविधि से काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो सभी व्यवसाय संगठन जो छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करेगा आपके लिए, सब में क्या होता है, अनुशासन का होना क्या है, आवश्यक है। संगठन में जो नियम होते हैं उनका आदर कर्मचारी करते हैं और पालन करना ही क्या कहलाता है, आपके लिए अनुशासन कहलाता है। कि अगर व्यवसाय संगठन के कर्मचारी ये मानते हैं कि जो नियम है वो सही है, उनका आदर करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि उस व्यवसाय संगठन में क्या है, अनुशासन है। तो अनुशासन की वजह से क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने में हमें क्या हो जाती है, सहायता हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि प्रभावी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप अच्छा अनुशासन बनाया रखा जा सकता है। बट अनुशासन बनाने के लिए आपके पास एक प्रभावी नेतृत्व वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो प्रबंधक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। उसे जो कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, उन्हें समझना चाहिए और उन श्रमिकों की आस्था, मतलब उनकी भावनाएं उसके साथ क्या होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। मतलब कर्मचारियों ने उसके ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ऐसा प्रबंधक होना चाहिए, तभी व्यवसाय संगठन में क्या होता है, अनुशासन बनाया रखा जा सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट सिद्धांत था। हम आगे बढ़ते हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। ये सिद्धांत बोलता है कि जब भी आपको आदेश मिलता है, किसी कर्मचारी को आदेश मिलता है, तो वो एक ही वरिष्ठ व्यक्ति या अधिकारी के द्वारा मिलना चाहिए। कि ये बोलता है कि अगर आपको कोई आदेश दे रहा है तो एक ही व्यक्ति होना चाहिए और वो वरिष्ठ होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले स्तर का होना चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आपकी क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास चल रही थी अकाउंट की, और साथ में ओसी वाले सर भी आ गए। तो अकाउंट वाले सर बोलेंगे आपको अकाउंट की बुक निकालो, और ओसी वाले सब्जेक्ट मतलब बिजनेस स्टडीज़ वाले बोलो या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी का लॉन्ग फॉर्म होता है, तो वो दोनों टीचर आ गए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के 2 टीचर आ गए, वो बोले कि आप दोनों सब्जेक्ट निकालो। तो आप भी भ्रमित हो जाओगे ना कि किस सर की बात माने, आप अकाउंट वाले सर की बात माने या ओसी वाले सर की बात माने। तो ये क्या हुआ, आप भ्रमित होंगे और आपको किसकी बात को मानना चाहिए और किसकी बात को नहीं मानना चाहिए, आप में कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो सेम यहाँ पे भी वही बात की गई है। मान के चलो कि अगर एक कर्मचारी को 2-2 अलग अलग लोग क्या करें, आदेश दे, तो वो क्या हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा और वो कार्य को सही ढंग से करने में असमर्थ होगा। तो इसलिए बोला गया है कि आदेश में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। हमेशा आदेश एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए ताकि कर्मचारियों को भ्रमित ना हो, वो कर्मचारी अपने आप में उलझे ना और अपने काम को सही ढंग से पूरा कर सके। जैसे हमारे पास ये लिखा देख पा रहे होंगे आप कि ये सही दृष्टिकोण है कि एक व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति है जो इन 3 लोगों को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पे एक गलत दृष्टिकोण है, यहाँ 2 लोग हैं जो 3 कर्मचारियों को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो ये गलत बात है, यहाँ से कर्मचारी क्या हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। तो ये हमारा आदेश की एकता का सिद्धांत था। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है निर्देश की एकता का सिद्धांत। मतलब आपका जो डायरेक्शन वो भी होगा तो एक ही व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। इस सिद्धांत की एक बहुत अच्छी बात है, ये बोलता है कि एक प्रमुख एक ही योजना,
मतलब अगर एक योजना है तो उसका प्रमुख भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और उसी ने क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्शन देनी चाहिए, निर्देशन करना चाहिए, ताकि फिर से वही बात कि कर्मचारियों में भ्रम पैदा ना हो, हर कर्मचारी अच्छे से काम करे। और किसी भी संगठन के उद्देश्य को अगर आपको पूरा करना है तो ये बात होनी चाहिए वहाँ पे कि जो निर्देशन हो वो एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए, मतलब एक ही मुखिया होना चाहिए और एक ही योजना होनी चाहिए, मतलब सबके सब लोग एक ही चीज़ के ऊपर काम करने वाले होने चाहिए, और जो डायरेक्शन मिलता है, उनको निर्देश मिलता है, वो एक ही वरिष्ठ उत्तराधिकारी या अधिकारी के द्वारा ही क्या होता है, मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति निर्देश करता है तो वो सभी कार्य के लिए क्या माना जाता है, वही उत्तरदायी माना जाता है। मान के चलिए अगर मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो सभी कर्मचारियों को निर्देश देने का काम करता हूँ, तो मेरे सब कामों के लिए वही व्यक्ति क्या होऊंगा, जिम्मेदार होऊंगा, मतलब मैं ही क्या रहूँगा, जिम्मेदार रहूँगा, क्योंकि निर्देश देने का काम किसने किया था, मैंने किया था। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारे पास सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है कि आप व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा किसको महत्व दो, संगठन को महत्व दो, और उसके बाद मतलब संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, मतलब सबसे पहले आना चाहिए, और हमें उसके बाद में अपने बारे में सोचना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब ये कि सबसे पहले आप किसके बारे में सोचो, संगठन के बारे में सोचो, फिर अपना हित क्या मानो, आप दुय्यम मानो, दूसरा मानो। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, मैं आपको उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलिए कि विराट कोहली 99 रन पे मतलब 95 रन पे खेल रहा है, ठीक है, और जीतने के लिए इंडिया को 4 रन की ज़रूरत है। तो विराट कोहली ने सिक्सर ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो जाए। तो उन्होंने विराट कोहली ने क्या करना चाहिए कि अपना सेंचुरी कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि अगर सिक्स मारेंगे तो 95 + 6 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, और उनकी सेंचुरी हो जाएंगी। लेकिन विराट कोहली ने ये नहीं करना चाहिए, बल्कि टीम के जीतने के ऊपर फोकस करना चाहिए, और कोई रिक्सी शॉट नहीं खेलना चाहिए, बल्कि 4 रन के लिए अच्छी सी बॉल को मारना चाहिए। तो बात क्या हुई कि जैसे कि एक व्यक्ति खिलाड़ी जो होते हैं वो अपने टीम के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने निजी स्कोर के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि कर्मचारी ने संगठन को महत्व देना चाहिए, सबसे पहले संगठन उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए, फिर अगर संगठन के बाद उसने अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर हमारे किसी त्याग से संगठन का भला हो सकता है तो हमें वो त्याग कर लेना चाहिए और संगठन का भला करना चाहिए, ऐसा ये सिद्धांत बोलता है। नेक्स्ट है हमारे पास उचित पारिश्रमिक का सिद्धांत। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी कर्मचारी को दीर्घकाल तक अपने पास रखना चाहती हो, कि वो आपके साथ चाहते हो कि वो लंबे समय तक क्या करे, आपके साथ काम करे, तो उसे आपको क्या देना पड़ेगा, उचित पारिश्रमिक देना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर आप कोई एम्प्लॉई है, कोई कर्मचारी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन आप उसे बहुत कम वेतन देते हो, तो आपके पास काम क्यों करे, क्योंकि उसे पता है कि आप कम वेतन दे रहे हो, वो कहीं और ढूंढेगा काम जहाँ उसे अच्छी सैलरी मिले। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सिद्धांत यही बोलता है कि जब कर्मचारियों का वेतन में मजदूरी आप देखो तो उसे एक उचित ढंग से दो, और जब ये पारिश्रमिक निश्चित करते हैं तो उसका कौशल्य, उसका विशेषीकरण, उसका ज्ञान, उसकी सेवा की अवधि, मतलब उसने कितने समय तक काम किया, उसके जीवन स्तर का व्यय, मतलब उसे जीवन चलाने में किस तरीके के व्यय लगते हैं, बाजार की प्रकृति, मतलब मार्केट सस्ता है या महंगा है, सामान सस्ता मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, संगठन का लाभ कितना है, हानि है या लाभ है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, वेतन देना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कर्मचारी को उचित वेतन मिलता है तो उसकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसका सीधा असर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, उसके आपके व्यवसाय पे मिलेगा, आपके लाभ पे मिलेगा। इसलिए ये सिद्धांत बोलता है कि कर्मचारी को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ, जो है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। देखिए केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है, जब जो अधिकार होते हैं या एक व्यक्ति या कुछ लोगों के पास क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केंद्रीयकरण कहलाता है। और ये छोटे व्यवसाय संचालन, जो छोटे संगठन होते हैं उनमें केंद्रीयकरण अच्छा होता है। लेकिन जो बड़े व्यवसाय होते हैं वहाँ पे क्या अप्लाई किया जाता है, विकेंद्रीयकरण। मतलब जैसे केंद्रीयकरण बोलता है कि कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, पर विकेंद्रीयकरण बोलता है कि विभिन्न व्यक्तियों के पास क्या होने चाहिए, अधिकारों को सौंपना चाहिए। ये जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है
क्योंकि वो अपना काम को अच्छे से ढंग से पूरा कर सके। तो आप इतनी बात याद रखिए कि केंद्रीयकरण में कुछ व्यक्तियों के पास या एक व्यक्ति के पास क्या रहते हैं, कुछ अधिकार रहते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो छोटे संगठनों में देखने को मिलता है। तो विकेंद्रीयकरण क्या बोलता है कि जो अधिकार है वो सब लोगों में बांट देने चाहिए। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको विशाल व्यवसाय संगठन को, विशाल जो व्यवसाय संगठन होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, श्रोपन श्रृंखला का सिद्धांत। देखिए श्रोपन श्रृंखला का सिद्धांत क्या बोलता है, तो ये आदेश और निर्देश के भेजने की एक श्रृंखला से है। जैसे कि आपको पता है कि आदेश हमेशा कहाँ से आते हैं, ऊंचे स्तर से निम्न स्तर तक। मतलब ऊपर वाले जो बॉस होता है वो अपने कर्मचारी को क्या भेजता है, आदेश भेजता है। और अगर निर्देश भेजना है, कोई रिक्वेस्ट करना है, तो कहाँ से जाती है, नीचे की ऊपर की ओर। इस तरीके से क्या होती है, शेड्यूल होता है। लेकिन मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एक स्केल बना लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि सोपन श्रृंखला से अभिप्राय संगठन के संप्रेषण मतलब बातचीत करने से है, संचार से है, हेतु उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आदेश एवं निर्देशन भेजने की श्रृंखला से, मतलब आदेश और निर्देश भेजने की एक चेन से है। इसके कारण सूचना एवं प्रसार का प्रवाह व्यवस्थित ढंग से बनाने में क्या होती है, सहायता होती है। तो देखिए जो श्रृंखला होती है, पहले ये श्रृंखला क्या होती थी, बहुत लंबी होती थी। लंबी कैसे होती थी, अभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर एक आदेश देना है, तो आदेश देना है तो एक प्रबंधक किसे बोलता है, विभाग वाले को बोलता है। विभाग प्रमुख किसे बोलता है, तो एक पर्यवेक्षक को बोलता है। और पर्यवेक्षक किसे बोलता है, फोरमैन को बोलता है। और जो फोरमैन होता है किसे बोलता है, श्रमिक को बोलता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले प्रबंधक किसे बोलेगा, विभाग प्रमुख को बोलता है। विभाग प्रमुख किसे बोलता है, पर्यवेक्षक को बोलता है। पर्यवेक्षक किसे बोलता है, फोरमैन को बोलता है। और फोरमैन किसे बोलता है, श्रमिक को बोलता है। तो अगर कोई आदेश देना हो तो इन लोगों में अगर लास्ट हमें मान के चलिए जो प्रबंधक था उसका मैसेज अगर किसके पास पहुंचाना है, श्रमिकों के पास पहुंचना है, तो सबसे पहले विभाग प्रमुख को बताना पड़ेगा, फिर पर्यवेक्षक को, फिर पर्यवेक्षक फोरमैन को बताएगा। तो ये जो चीज़ होती है वहाँ पे क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी टाइम, इस श्रृंखला में जो निर्णय होता है वो जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए एक नई चीज़ सोची गई। वो क्या चीज़ सोची गई, तो कि जो प्रारंभिक व्यक्ति था प्रबंधक और जो अंतिम व्यक्ति है श्रमिक, इनके बीच में ही क्या किया जाए, एक संपर्क बनाया जाए। और उसी संपर्क को क्या बोला गया है, संपर्क पट्टी। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सीधा प्रबंधक किससे बात कर लेता है, श्रमिक से बात कर लेता है। और जो बीच में आने वाले विभाग प्रमुख थे, पर्यवेक्षक था, फोरमैन था, ये तीन लोगों को हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पहली बात तो हमारा समय बच जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और ये चीज़ कहाँ दी है, हमारी इस डायग्राम में दी गई है कि जैसे ए बी को ऑर्डर करेगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बात कैसे होनी चाहिए, सिंपल सी, कि सीधा सीधा ए टू डी होनी चाहिए। श्रोपन श्रृंखला का लिखा है हमारे बारे में। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत ये बोलता है कि हर चीज़ की एक सही जगह होनी चाहिए। मतलब ये बोलता है कि प्रत्येक वस्तु का एक उचित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु को नियत स्थान पर ही होना चाहिए। और इसका एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है, ये बोलता है सही स्थान पर सही व्यक्ति का होना आवश्यक है। मतलब कि अगर व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सही जगह पर सही चीज़ रखना। मान के चलिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप जो चप्पल उतारने के लिए एक सेट बनता है जहाँ पे हम चप्पल उतारते, चप्पल शूज़ वगैरह उतारते हैं, वो चीज़ आपके घर के बाहर होनी चाहिए ना, कि अगर कोई इंसान आए तो वहाँ पे चप्पल जूते रख सके। लेकिन वही चीज़ अगर आप घर के अंदर रख दो तो मतलब क्या रहेगा, तो ये मतलब जो चप्पल जूते रखने की जो जगह थी वो तो गलत हो गई ना। उसकी व्यवस्था तो घर के बाहर होनी चाहिए। आप घर के अंदर रख के क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो मतलब या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एसी। अगर आप घर के बाहर एसी लगाओगे तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि एसी तो क्या होनी चाहिए, आपके घर के अंदर होनी चाहिए। तो मतलब हर चीज़ की क्या होती है, एक सही जगह होती है। तो यही सिद्धांत यही बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति का जब चुनाव करते हैं तो सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा ड्राइविंग करता है, मतलब गाड़ी अच्छे से चलाता है, उसे ड्राइवर होना चाहिए। अगर कोई प्रबंध अच्छा करता है तो उसे प्रबंधक होना चाहिए। अगर कोई निगरानी अच्छे से रखता है तो उसे वॉचमैन होना चाहिए। मतलब व्यक्ति के गुणों के हिसाब से उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए, उसके स्थान का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। तभी संगठन में क्या बनी रहती है, व्यवस्था बनी रहती है। ये बात यहाँ पे की गई है।
फिर हमारे पास है समानता का सिद्धांत। तो हेनरी फ्योल जी का ये बोलना है कि जो कर्मचारी होते हैं हमारे, उनमें सबसे क्या करना चाहिए, समान मानना चाहिए, मतलब मैत्री सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर आप भेदभाव करते हो तो इसका परिणाम व्यवसाय संगठन पे क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। जो भी आप वेतन देते हो तो किसी को कम या ज़्यादा नहीं देना चाहिए, उनके कार्य के स्तर को देखते हुए क्या करना चाहिए, उनको वेतन देना चाहिए। इससे क्या होगा, तो संगठन में होने वाले झगड़ों को क्या किया जा सकता है, टाला जा सकता है। देखिए कुछ बातों को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा इस टॉपिक में। 3 बातें याद रखिए। पहली चीज़, जो हमारे कर्मचारी होंगे उन्हें हमें समान व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ न्याय करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जब भी हम इनका वेतन देते हैं तो उनके कार्य के आधार पर ही वेतन देना चाहिए, उसकी कार्यक्षमता के अनुसार देना चाहिए, ताकि इनमें कोई वाद विवाद ना हो। ये 2 बात याद रखिए। और इसके वजह से अगर आप समानता बनाए रखते हो कर्मचारियों में तो आपका इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो होता है संघर्ष। मतलब जो झगड़े होते हैं संगठन के, उसे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, रियल लाइफ में भी यही बात होती है, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, किसी को बुरा बोल रहे हो, तो आपस में झगड़े हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बोला कि प्रबंधन के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, व्यवसाय हो या व्यावसायिक संगठन हो या सामान्य जीवन क्यों ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत ये बोलता है कि कर्मचारियों को आप बता दो कि उनका सेवा का काल कितना है, वो कितने साल तक हमारे साथ काम करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम ये बताएंगे उनकी सेवा का काल या फिर उनकी अवधि हम बता देते हैं तो वो आश्वस्त हो जाते हैं। अरे ये हमारा संगठन है, अगर मैंने किसी कर्मचारी को बोला कि 25 साल तक तुम हमारे पास काम करने वाले हो, मेरा एक संगठन है, एक कर्मचारी को बोला मैंने कि 25 साल तक आप हमारे साथ काम करने वाले हो, तो कर्मचारी ये सुनेगा, अरे मैं इस कंपनी में 25 साल तक काम करने वाला हूँ तो मुझे इसके साथ अच्छे से काम करना चाहिए। उसके मन में संगठन के प्रति अपनेपन की भावना का निर्माण होगा। उसे लगेगा अरे ये तो मेरा अपना संगठन है, इसके साथ मैं 25 साल जिंदगी जीने वाला हूँ। तो वो संगठन के हितों के बारे में सोचेगा, संगठन के विपरीत नहीं सोचेगा, और वो नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो 25 साल यहाँ काम करने वाला है और अच्छे से काम कर सकता है। इसलिए कार्यकाल में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, कि कर्मचारी को आप कार्यकाल की अवधि बता दो और उसका कार्य कितने समय तक चलने वाला है, वो कब रिटायर होगा, ये सब चीज़ें आप उसे बता दो। तो इससे क्या होता है, एक और चीज़ जो होती है कि यहाँ पे जो सुरक्षित स्थायी नौकरी के कारण नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अगर आप बता रहे हो कार्यकाल क्या है, आपको कितनी आय मिलेंगी, कितना क्या कुछ मिलने वाला है व्यवसाय संगठन में, तो वो कर्मचारी क्या करेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा पहल का सिद्धांत। आप सब लोग जानते होंगे पहल के बारे में। पहल बोलते हैं ना कि आप आगे आगे बढ़ो हम आपके पीछे, तो सेम यहाँ पे भी वही बोला है कि इस सिद्धांत में हेनरी फ्योल जी ने बोला है कि जो प्रबंधक है उसने पहल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, पहला कदम उठाना चाहिए। और कोई नई आइडिया कर्मचारी लेके आता है, अगर कोई कर्मचारी है कोई नई कल्पना लेके आ रहा है प्रबंधक के पास, तो उसने स्वागत करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए, उसके जो भी सजेशन होते हैं उन्हें मानना चाहिए, ताकि उसके ऊपर वो काम करना चाहिए। तो जो प्रबंधक होता है उसने पहल करना चाहिए कि नई नई चीज़ों को ढूंढना, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में वही व्यवसाय संगठन चल सकता है जो नयापन लाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रानू मंडल, आप नाम तो सुने ही होंगे, एक सिंगर थे या है। तो एक्चुअली क्या है, वो गाना गाते थे, वो पॉपुलर थे, लेकिन अभी नहीं है मार्केट में। अभी कौन चल रहे हैं, तो संकेत और प्रेरणा करके जो 2 सिंगर है, तो वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनमें नयापन है, ये नए तरीके से गाने गा रहे हैं। तो नयापन होना चाहिए, तभी वो डिमांड में रहते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। तो व्यवसाय संगठन ने क्या करना चाहिए, पहल करनी चाहिए, प्रबंधक ने पहल को अपनाना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास संघ भावना का सिद्धांत। संघ भावना का मतलब क्या, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। सब लोगों ने ऐसे मानना चाहिए कि हम सब लोग एक परिवार के तरह है। जैसे एक परिवार में झगड़े तो हर परिवार में होते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि व्यावसायिक संगठन में क्या होनी चाहिए, झगड़े नहीं होनी चाहिए, संघ भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लड़ने की भावना होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है एकता में ही शक्ति है।
अगर एकता नहीं है तो शक्ति नहीं है। तो एकता कोई लड़की नहीं है, एकता का मतलब सब लोगों के साथ एक साथ मिलने से है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ गई होंगी कि संघ भावना का सिद्धांत क्या बोलता है कि सब कर्मचारियों ने एक साथ रहना चाहिए। किसी समस्या या बाधाओं को, अगर किसी को तकलीफ है किसी कर्मचारी को, तो दूसरे कर्मचारी ने उसकी सहायता करनी चाहिए, उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे की गई है। आई थिंक मैं आपको ये प्रबंध के 14 सिद्धांत समझा पाया होऊंगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। लेकिन फिर से मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, मैं आपको बोलता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, वीडियो लाइक करते हो या नहीं करते हो। अगर वीडियो लाइक करना चाहते हो तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। या फिर अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, प्लीज़ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने को क्यों बोल रहा हूँ, शायद आपको पसंद ना आए पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए यूज़फुल होंगी। तो मैं आपको प्लीज़ बोलते ही रहता हूँ हर बार, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी की केयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप मुझसे कोई वीडियो बनाना चाहते हो तो ज़रूर बताइए। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए ही रहते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमें SMS कर सकते हो। हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए, हम आपका वेट ज़रूर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।